आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज है चर्चा। आज की चर्चा का विषय है कि 2021 के जनगणना में जो बौद्ध समुदाय है वो बड़ी कंफ्यूजन में रहता है। उसकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए और उसे ये समझाया जाए कि वो जिस धर्म का अनुशीलन करता है, अनुपालन करता है, वो अपने धर्म को लिखे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो सहभागी अतिथि है उनमें 3 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो फील्ड पर काम करते हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, लोगों को शिक्षा दीक्षा मतलब दीक्षा की शिक्षा देते हैं। आज इन तीनों कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनसे ये भी शेयरिंग लेने का प्रयास करेंगे कि उनको ग्राउंड पर काम करते हुए कितने सवालों का सामना करना पड़ता है और उन सवालों का जवाब देते देते वो अपने आप में किस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों के पास इस विषय पर बहुत सारे द्वंद्व है। आज इन द्वंद्वों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है आदरणीय अतिथि रवि डंभारे साहब। रवि डंभारे साहब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही में उनका इंडियन अलायंस मूवमेंट और जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी है इसके वे फाउंडर हैं। हमारे जो दूसरे अतिथि हैं उमेश गजभिये साहब। उमेश गजभिये साहब उन वर्कशॉप का आयोजन करते हैं दिन भर का, जहां वो ये समझाते हैं कि हमने दीक्षा को कैसे समझना चाहिए और इसकी शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए। वैसे अम्बेडकरी बौद्ध चळवळ इस नाम से वे अपना काम करते हैं, लेकिन इसका आशय जो है वो आशय ये है कि बौद्ध बने, बौद्ध दिखे, बौद्ध लिखे भी। हमारे जो तीसरे अतिथि हैं वो प्रशांत हांडे। प्रशांत हांडे एक ऐसे कार्यकर्ता है जो वैसे लॉन्ड्री गार्ड के डीवाईएसपी हैं, लेकिन वे बौद्ध संघर्ष समिति के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और वे भी फील्ड पर काम करते हैं। आज समझने का प्रयास करेंगे कि 2021 की जनगणना में बौद्धों की भूमिका कैसे होगी और वो अपने आप को उसमें कैसे नामित करेंगे। तो हम अपने तीनों अतिथियों का स्वागत करते हैं। डंभारे साहब, गजभिये साहब, हांडे साहब, आप सभी का स्वागत है और बात यहीं से शुरू करते हैं कि 2021 की जनगणना, इसको आज जैसे चर्चा में लिया जा रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि लगभग हर जनगणना में जो 1956 के बाद हुई, ये द्वंद्व और ये चर्चा और ये समस्या हमेशा बनी रही कि बौद्धों ने इसमें क्या मेंशन करना है। लोगों में बड़े कन्फ्यूज़न भी रहे। लोग ये भी कहते रहे कि यदि हम लोग इसमें अपने धर्म को आज के बता देंगे तो हमारी जाति का जो आरक्षण है उस पर प्रॉब्लम आ जाएगा और इसलिए जातियों को ही मेंशन करें, धर्म को मेंशन ना करें। बहुत से लोग ये कहते रहे कि भाई आप शेड्यूल कास्ट के उस जाति को लिख देंगे तो आपको धर्म वो लिखना पड़ेगा। मैं चर्चा यहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूँ और सीधे हांडे साहब के पास से ये चर्चा शुरू करता हूँ। प्रशांत जी, एक बात मुझे बताइए कि क्या जातियों का जो शेड्यूल बना है, वो जातियों का शेड्यूल, उसमें जो जातियां हैं क्या वो धर्म से जुड़ी जातियां हैं या फिर वो जातियों का स्वतंत्र शेड्यूल है? जय भीम। सभी पैनलिस्ट को भी जय भीम। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये शेड्यूल के अंदर जो जातियां हैं जी, ये जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसका मतलब ये है कि जातियां तो पहले भी थी, लेकिन पहले ही जातियों को अनटचेबल, डिप्रेस क्लासेस या फिर अस्पृश्य, इस तरह के काम आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता था। लेकिन जब 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उसके बाद हिज मैजेस्टी के ऑर्डर से जातियों की जो अनटचेबल, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग लेवल पर अलग अलग जातियों को अनटचेबल का समूह कहा जाता था। तो इन जातियों को हिज मैजेस्टी के शेड्यूल में जगह दी गई। तो शेड्यूल में जगह देने के कारण, और ये कास्ट थी, अलग अलग कास्ट थी, अलग अलग प्रकार के इनके साथ अनटचेबिलिटी की जाती थी। तो इन अनटचेबल कास्ट का एक शेड्यूल तैयार किया गया, इसलिए इन कास्ट को शेड्यूल कास्ट। हमारा जानने का मतलब ये है कि ये जो शेड्यूल है कास्ट का, क्या ये किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता है? सर देखिए, अगर बाबा साहेब की भूमिका में हम लोग जाने की कोशिश करें तो बाबा साहेब का तो स्पष्ट ऐसा बोलना है कि अनुसूचित जाति
इसका हिंदू धर्म या फिर किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से अगर हम जाए तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो अनुसूचित जातियों को हिंदू धर्म का हिस्सा माना गया। लेकिन 1956 में जो घटना दुरुस्ती हुई या फिर अमेंडमेंट किया गया, उसके अंतर्गत में ऐसा घटना दुरुस्ती की गई कि हिंदुओं के साथ सिखों के समुदाय के अंदर भी सिख रिलीजन में भी जो जातियां अनुसूचित जाति माना जाता है, तो अनुसूचित जातियां का समावेश सिखों के रिलीजन में भी किया जाएगा। और इसी प्रकार से 1990 में घटना दुरुस्ती के कारण तीसरी पोजीशन क्रिएट की गई। अभी तक पोजीशन हिंदू सिख, और अभी 1990 के घटना दुरुस्ती के बाद पोजीशन ये क्रिएट की गई कि अनुसूचित जातियों का समावेश या फिर अनुसूचित जाति में समाविष्ट जातियां ये हिंदू सिखों के साथ बौद्ध रिलीजन को भी फॉलो करने वाली रह सकती है। मतलब इस बात को ऐसे समझा जाए कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल में जो कास्ट है वो कास्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज और सिख, हाँ, इन तीन धर्मों के फॉलो करने वाले लोग हैं बिल्कुल इस शेड्यूल में। मैं थोड़ा सा उमेश जी के पास आ रहा हूँ। उमेश जी, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि प्रशांत जी ने कहा कि भाई कास्ट का शेड्यूल बिल्कुल क्लियर है, और शेड्यूल में जो बात है कि शेड्यूल में जो जातियां हैं उन जातियों में बौद्ध भी है, उन जातियों में हिंदू भी है, और उन जातियों में सिख भी है। तो ये तीन चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, जिस विषय पर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब जनगणना करने वाला कार्यकर्ता उनके घर पर आए तो वो अपनी जाति को तो टिक कर दे कि वो शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन वो अपना रिलीजन लिखना चाहे तो कंफ्यूज ना हो। आपको क्या लगता है कि क्या कंफ्यूजन है? एक्चुअली इसके बारे में शुरुआत से जानना जरूरी है जी। कि 1931 का जो सेंसेक्स था, हाँ, उसमें 429 जातियां अनुसूचित जाति लिस्ट आउट की गई थी जी। उसके बाद 1935 और 1936 का जो भारत का जो संविधान है, कायदा, यानी उस काल का उसमें ये जातियां 429 गिनी गई थी जो शेड्यूल कास्ट में थी। हाँ, शुरुआत में जी। लेकिन 2002 के अनुसार 1109 जातियां जो अनुसूचित जातियां है वो लिस्टेड की। यानी प्रश्न निर्माण होता है कि जो 1935 का कायदा है उसमें 429 जातियां हैं, अस्पृश्य जातियां, और ये वहाँ पे मेंशन है कि ये जातियां क्यों उनको बनानी पड़ी, क्योंकि ये अस्पृश्य लोग, अछूत लोग थे, इनसे घृणित कार्य किया जाता था, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई। और वहाँ पे स्पष्ट इसका जो कानून के अंतर्गत है कि इनकी सामाजिक आर्थिक जो पोजीशन और शैक्षिक जो शिक्षा की पोजीशन है वो निचले स्तर की है। लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये था कि ये जो जनगणना 2021 है, अगर शेड्यूल कास्ट में जातियों के जो लोग हैं उन जातियों में बौद्ध भी है, हिंदूज भी है और सिख भी है, तो इतने सारे लोग होने के बाद ये जो आग्रह होता है बौद्ध संगठनों का, और आप सब लोग बौद्ध संगठनों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी है कि बौद्ध संगठनों का ये बड़ा आग्रह है कि ये लोग बौद्ध लिखे जनगणना में, तो ये जो भूमिका बनती है, ये भूमिका ऐसे आग्रही कैसे आती है? तो इसके संदर्भ में हम देखें कि भारत का संविधान लागू हुआ जी 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो 1935-36 का जो कानून है, जैसा का वैसा बाबा साहब ने रखे हैं। इस कानून के अंतर्गत बाबा साहब का एक आर्टिकल है, जनता 25 जुलाई 1936 और 1 अगस्त 1936। बाबा साहब वहाँ पे लिखते हैं कि इस कानून के अनुसार भारत सरकार ने शेड्यूल कास्ट शब्द प्रथम यूज किया है शेड्यूल कास्ट। उसके पहले डिप्रेस क्लास शब्द यूज किया जाता था। तो शेड्यूल कास्ट शब्द जब यूज किया तो इस कानून के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट में आने वाली जातियां इस धर्म की है, यह कहीं पे नहीं लिखा है बोले। इसलिए बाबा साहब क्या बोलते हैं
कि हमने धर्मांतर करने के बाद हमारे राजकीय हक, अब राजकीय हक में सामाजिक हक भी शामिल है, नहीं तो हम कंफ्यूजन पैदा करते हैं। राजकीय हक यानी सिर्फ राजनीति से संबंधित, तो ये हक राजकीय हक जो सामाजिक भी है वह धर्मांतरण करने के बाद में भी मिलेंगे। यानी स्पष्ट तौर पे बाबा साहब वहाँ लिखते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के हक जो हम धर्मांतरण करने के बाद में भी हमको मिलेंगे। अब इस कड़ी से हम आगे जाएंगे तो 1950 के कानून में ये 1935 और 36 का जो कानून है जैसे कि वैसे रखा है। अब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में कोई भी धर्म मेंशन नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आर्टिकल 341 के अनुसार राष्ट्रपति के कानून लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट की सुविधा किसको मिलेंगी, तो हिंदू धर्म को मिलेंगे, इसका अध्यादेश लाया, ऑर्डर लाया राष्ट्रपति ने कानून बनने के बाद। अब 1950 में उन्होंने ये शब्द किया कि हिंदू धर्म के लोगों को ही शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी मिलेंगी। उसके बाद 1956 में इसमें सिख धर्म जोड़ा और 1990 में 1990 में यह बौद्ध धर्म संघ। लेकिन यह गंभीरता से एक बात लेना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट 2007 की है, रंगनाथ मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं माजी, वो बोलते हैं कि ये 341 का जो आर्टिकल है यह प्रियम्बल के अगेंस्ट में है राष्ट्रपति का। अनुसूचित जाति को किसी भी धर्म में बांधा नहीं जा सकता और अनुसूचित जाति के लोगों को किसी धर्म के अंदर रखने के लिए आप आदेश नहीं ला सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ऐसे रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट बोल रहे। जैसे अनुसूचित जमाती के लोगों को किसी भी धर्म का ये नहीं कोई भी धर्म लिख सकता, वैसे ही शेड्यूल कास्ट के लोगों को किसी में धर्म में बांधा नहीं जा सकता, ये अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट बोलती है। तो आपका मत क्या कहता है कि ये बराबर है शेड्यूल कास्ट? हाँ। देखो आप पूरे कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट धर्म मेंशन नहीं रहता, आप इसको धर्म में बांध ही नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान जो है ये सवर्ण लोगों ने इन पे जो गंदी प्रथा ला दी गई, इसके लिए ये अनुसूचित जाति की लिस्ट बनी है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जरा रवि डंभारे साहब को जोड़ते हैं। रवि साहब, एक बात जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रशांत जी ने कहा, जैसे उमेश जी ने कहा कि इसमें जो 56 का संशोधन है, फिर उसके बाद 2000 उसके बाद 1990 का संशोधन है, और इसमें हिंदू सिख बौद्ध इसमें जुड़ते चले गए इस शेड्यूल में। लेकिन बौद्धों के पास में इस बात के लिए कन्फ्यूज़न क्यों है? मैं कहूँगा कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और ये मटेरियलिस्टिक जो फायदे होते हैं ना, तो वो हाँ। ज़रा ज़्यादा कन्फ्यूज्ड जो है अपने आप वो लोग हो ही जाते हैं, और बाद में कन्फ्यूज करने वाले जो है हमारे मित्र और ये लोग फिर तो है, तो इसके वजह से समाज में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन उसका बेस है, फिर से क्यों कंफ्यूज होते हैं? नहीं, लेकिन उमेश जी और प्रशांत जी तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं है, वो तो बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई ये जो अमेंडमेंट होते आ रहे हैं वो अमेंडमेंट की स्थिति बताए। हम आपसे ये जानना टेक्निकल मामला बोल रहे हैं हाँ। वो लोग जो ये सारा जो बोल रहे हैं ये टेक्निकल मामला बोल रहे हैं। ये हमारी जो लड़ाई है ये आइडियोलॉजी की है। ये आइडियोलॉजी के बारे में एक शब्द इनका बोलने का कार्यक्रम नहीं है। इंटरप्रिटेशन के बारे में जो है वो डीप जाते नहीं ये लोग। बाद में तो आप इसको कैसे समझाते हैं? आप तो इसको बताइए। बाबा साहब के जो है तरीके से समझाते हैं। एक कोटेशन से मैं स्टार्ट करूंगा कुछ थोड़ा सा बाबा साहब के शब्दों में। हिस्ट्री शोज दैट, बाबा साहब कहते हैं, हिस्ट्री शोज दैट वेयर इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट्स विक्ट्री इज ऑलवेज विथ इकोनॉमिक्स। ये लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। बाबा साहब का मामला इथिक्स के साथ है। ये एजुकेशन, रिजर्वेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, ये सारे जो मामले हैं ये सोशल सेफगार्ड्स की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन सोशल सेफगार्ड्स के अलावा उसके ऊपर में ये इकोनॉमिक्स का मामला है, और ये इकोनॉमिक्स के मामले में डाल रहे हैं, मतलब बुद्धिज्म को हराने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सवेरे भाषण तो देंगे, कैसे, जरा इसको विश्लेषित कीजिए।
इसको विश्लेषित ऐसा करेंगे कि ये सवेरे भाषण देंगे कि इस भारत देश का जो इतिहास है, फिर से बाबा साहब का डायरेक्ट कोटेशन बता देता हूँ जो सब आपको मालूम है, और वो कोटेशन ये है, इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अब बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का अगर संघर्ष है, ये सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है, तो कहाँ कास्ट और कैटेगरी आती है? इनका जो बाबा साहब है 1950 तक का बाबा साहब है, उसके बाद का जो बाबा साहब 1956 वाला, इनको लेने की इच्छा से नहीं हो रही है। ये मटेरियलिस्टिक जो गेन है ना, मैं अगर आपको अभी अगर कोई मटेरियलिस्टिक गेन बता देता हूँ, तो यहाँ पर जनाधार जो है ना वो आपके साथ चला जाएगा। ये अभी के जो बड़े बड़े जो त्याग करना चाहिए, यह त्याग हम लोग करने की विचार में नहीं है। फिर से कोटेशन बोल के आप किस तरह के त्याग की बात करते हैं? सभी तरह के, मतलब सभी तरह के जो हमारे मटेरियलिस्टिक गेन वगैरह जो है वो त्याग। इसलिए देखो मुद्दा दूसरा है कि हमें जो है मतलब शॉर्टकट इज डेंजरस, ऑलवेज डेंजर। बाबा साहब क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर जनगणना में अपना धर्म बौद्ध लिख दे और अपनी वो जाति लिखे जो जाति जिस शेड्यूल में वो आता है, सीधी बात है और बड़ी सरल बात है कि आपके पास जो जनगणना करने वाला कार्यकर्ता आ रहा है, उस कार्यकर्ता को उसके रजिस्टर में एक रजिस्ट्रेशन करना है कि वो जिस आदमी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो किस जाति का है और किस धर्म को फॉलो करता है। आपको क्या लगता है कि जिस आदमी ने धर्मांतरण जिस धर्म में किया है या फिर वो जिस धर्म का है वो अपना धर्म मेंशन करें या ना करें? उसने अपना खाली धर्म मेंशन करना है बौद्ध, और इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ चुके हैं। डीपी मेश्राम एंड शंबरकर की एक जो है फेमस केस है, इन लोगों ने पढ़ लेना चाहिए। और ये जो 1950 का जो बोल रहे हैं ना, उस टाइम में चला गया था हमारा जो रिजर्वेशन, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ बुद्धिस्ट। क्यों? तो आप लोग जो है उन्होंने कन्वर्शन किया, राष्ट्रपति का अध्यादेश था, वो 50 की बात है। इसमें एक बात जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आती है कि बाबा साहेब भी इस पर बड़ा जोर देते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति किसी एक धर्म का फॉलोअर नहीं होता है, और बुद्धिज़्म के सेगमेंट में जो 1956 के बाद विकसित होता आ रहा है, उसमें तो हम लोग ये देखते हैं कि वो बच्चे जो बौद्ध परिवारों में जन्म लेते हैं, उनके बचपन में उनके ऐसे कोई सेरेमनी नहीं होते, उनके जानते में, उनके बड़े में ऐसे कोई सेरेमनी नहीं होते कि जिससे उनको ये कहा जाए कि ये दीक्षित बौद्ध है, इन्होंने दीक्षा ली है। क्या ऐसा माना जाए कि जो जिस परिवार में जन्म लिया वो उस परिवार का जो धर्म है वो उसी धर्म का फॉलोअर हो गया? कैसा मानते हैं आप? ये आपके क्वेश्चन का जवाब देता है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ अच्छाई, इट इज नॉट द मैटर ऑफ द गुडनेस, बट इट इज मैटर ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई। ये लोग जो है ये जिंदगी अच्छी होनी चाहिए बोलते, कैसे होंगी? रिजर्वेशन से होंगी, एजुकेशन से कबूल, एम्प्लॉयमेंट से होंगी कबूल। लेकिन बाबा साहब जो तरीका बताते, क्या जिंदगी अच्छी होनी चाहिए या सच्ची होनी चाहिए? जिंदगी तो सच्ची होनी चाहिए, और सच्ची जिंदगी में सच्चाई जो रहता है, जो ट्रूथ रहता है, उसको एक्सप्लेन करने का, उसकी डेफिनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अच्छाई में ये लेके बैठ रहे आंकड़े 1931, 1950, फिर बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने वो क्या, 50 के पहले का सब। 56 में बाबा साहब क्या बोलते हैं ये नहीं बता रहे हो। जैसे आपने जो क्वेश्चन किया ना कि जन्म से जो है कोई ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय होता है, लेकिन फिर बाबा साहब जब जन्म से कुछ होता नहीं तो फिर ये धर्मांतर धम्म दीक्षा की ये बात क्या वो करते हैं यहाँ पर? मतलब आप अगर चुन के आते हो, अगर चुन के आने के बाद आप खासदार बनते हो, आप एमएलए बनते हो, आप क्या बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हो, राष्ट्रपति जो है वो जब तक शपथ विधि से गुजरता नहीं, शेड्यूल 3 या 4 शायद, अब मुझे हैमर नहीं हो रहा, लेकिन जब तक वो शपथ विधि से गुजरता नहीं, और वो शपथ विधि जो है प्रिस्क्राइब किया, बाबा साहब को विरोध किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में, तो शपथ विधि से जाने के बाद वो आदमी जो है पक्का होता है, सच्चा होता है। इट इज द मैटर ऑफ ट्रूथ। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि इनका दीक्षा विधि होना चाहिए? यस यस, इनके जन्म के साथ, तब इनको बौद्ध माना जाएगा। ये तो बाबा साहब को पकड़ना चाहिए इन लोगों ने। अगर 13 अक्टूबर को ये लोग रहते तो बाबा साहब को बोले बाबा साहब हमको रिजर्वेशन चाहिए, इनको दीक्षा के साथ अगर बौद्ध माना जाता है, या फिर ट्रेडिशन भी बौद्धों का यही है, तो फिर जो बुद्धिस्ट कार्यकर्ता जो लोगों से ये कहते हैं कि भाई आपने बौद्ध ही लिखना चाहिए, तो वो इस मोमेंट को क्यों नहीं चलाते कि वो पहले दीक्षा विधि कर ले, उनको सर्टिफिकेशन कर दे, उनको सर्टिफिकेट दे दें और उनसे कह दे कि भाई आप अपने शेड्यूल में बौद्ध लिख दे? नहीं, ये ऐसा भी करते, लेकिन कुछ लोग बिगड़ भी गए हैं ना।
अब जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आता हूँ जी। तो उनके भी विचार जो है डिफर है, लेकिन हाँ। मैं तो बाबा साहेब बुद्ध को मानता हूँ प्रिंसिपल के हिसाब। चलिए principle, ये मामला इस चर्चा को उमेश जी के पास लेकर आते हैं। उमेश जी, जैसा कि रवि डंभारे साहब कहते हैं, अक्सर ये बौद्धों की बड़ी खास पहचान भी होती है कि बौद्ध एक दूसरे के मित्र जरूर होते हैं, लेकिन उस मित्रता में भी उनका एक ऐसा संवाद होता है कि वो एक दूसरे से भले ही सहमत ना हो, लेकिन उनकी वार्ता जो होती है मैत्रीपूर्ण होती है। डंभारे साहब एक बात बार बार कहे जा रहे हैं कि भाई आप मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं? एक्चुअली बुद्ध का धर्म ये मोरलिटी पे आधारित है जी। मेरे जो मित्र है वो धर्म पे बोल रहे थे, वो धम्म पे नहीं बोल रहे थे। क्योंकि बाबा साहब का जो बुद्ध एंड धम्म है वो 50 के बाद का है। ये 50 तक लटके थे मेरे मित्र। अच्छा। 50 के बाद का बाबा साहब 54 में पार्लियामेंट में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट के कमेटी के मेंबर रहने के बाद, जो कालेलकर आयोग हुआ, बाबा साहब की रिजाइन देने के बाद कालेकर को वहाँ का मेंबर बनाया गया था। वो शेड्यूल कास्ट के लिए कमेटी 54 में बनी थी। तो 50 का तो मैटर ख़त्म हुआ भाई साहब का, 54 की बात कर रहे हैं ना बाबा साहब। बौद्ध धर्म लेना क्लियर था। तब बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट के हक अधिकार जो नौकरी और शिक्षा के प्रति थे, तो मेंबर को वहाँ बोलने नहीं दिया जाता था पार्लियामेंट में, तो मेंबर का रिजाइन दिया वो कमेटी का बाबा साहब ने। और उसके बाद वहाँ पे आर्गुमेंट हुए हैं जिसमें बाबा साहब ने बोले शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी यहाँ के अनटचेबल लोगों के लिए लैंड रखनी चाहिए, नौकरी की बात रखनी चाहिए, शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए पैसा रखना चाहिए। तो भाई साहब तो 54 में पहुँचे नहीं, 50 के बाद, यानी धम्मा में पहुँचे नहीं। तो बाबा साहब क्लियर लड़ाई कर रहे। पहला जो अमेंडमेंट है 50 के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में कायदा बनाया कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन बनना चाहिए। पहला अमेंडमेंट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बाबा साहब तो वहीं पे रुके 50 तक, उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे। दूसरी बात, बुद्ध एंड धम्म में चैप्टर का ही नाम है ये। क्या नाम है? धम्म सधम्म तभी होता है जब वो इंसान में समानता स्थापित करता, समानता समता स्थापित। भारत में असमानता है। अब ये असमानता शेड्यूल ट्राइब के प्रति है। ये चैप्टर डाला क्यों बाबा साहब ने? समता प्रस्तापित करना यानी क्या? बाबा साहब बुद्ध एंड धम्म में लिखते हैं कि तथागत ने धम्म स्थापित करने का ही उद्देश्य है गरीब, वंचित और असहाय लोगों की सेवा करना। अब ये असहाय गरीब कौन लोग है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। तो धम्म का उद्देश्य ही है। अब हम शेड्यूल कास्ट की जो संविधानिक सुविधा है वो लेने को रोकते, तो हम बुद्ध कैसे? आचरण से हम बुद्ध नहीं हो सकते फिर, क्योंकि धम्म का प्रयोजन ही है असहाय लोगों को ऊपर लाना। इसी अंतर्गत बाबा साहब ने जो चैप्टर है वॉल्यूम 11 की बात कर रहा है, ये चैप्टर के अंतर्गत बाबा साहब ने योग्यतम और श्रेष्ठतम ये दो शब्द लिए हैं। और इसमें योग्यतम ये जंगल राज में, इस संसार के जंगल राज में श्रेष्ठ जो वंचित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उसको ऊपर नहीं आने देता। तो इनको प्रोटेक्शन यानी संरक्षण देने की बात कही है। ये तो रिजर्वेशन की शब्द लाया है बुद्ध एंड धम्म में बाबा साहब ने। क्यों लाए हैं ये तो मोरालिटी की बात है। आचरण, हमारे भाई साहब आचरण पे बोल नहीं रहे, धम्म पे नहीं बोल रहे, वो धर्म पे बोल रहे। लटके धर्म पे, धम्म पे बोलिए। आचरणात्मक संरक्षण देने की बात बुद्ध धम्म में क्यों डाली गई? इसका जनगणना से कितना संबंध है? बुद्ध एंड धम्म में बोला गया है कि किसी निचले तबके को व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए, श्रेष्ठतम बनने के लिए योग्यतम व्यक्ति सपोर्ट देगा। और ये योग्यतम व्यक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को सेफगार्ड देके ऊपर लाने का प्रयास। हम बुद्ध बने, बुद्ध दिखना चाहिए। मैं जरा प्रशांत जी के पास जाता हूँ।
प्रशांत जी, एक बात तो समझाइए कि जैसे उमेश जी कह रहे हैं कि भाई एनिहिलेशन कास्ट का ये एक दूसरी बात है, लेकिन हम बड़ी स्पष्ट रूप में इस बात को समझना चाहते हैं क्योंकि हमारा वक्त भी पूरा होते जा रहा है। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जनगणना का जातियों के लिखने से या ना लिखने से, जनगणना का धर्म के मेंशन करने से कितना संबंध है, और इससे जो बुद्धिस्ट मोमेंट है, जैसा कि अभी डंबारी जी ने चिंता व्यक्त की थी कि भाई इससे धर्म के लिखने से ये पुनः जो जिस संघर्ष के साथ बाबा साहेब लड़ते रहे पूरे जीवन भर, उस संघर्ष में हम वापिस होने की बात है और वो डिफीट होने की बात है, या फिर वो उस जगह लौट जाने की बात है जिसको छोड़कर बाबा साहेब आए। आपकी भूमिका कैसे है? भूमिका एकदम स्पष्ट तरीके से हमको रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको इस बात को 3 मुद्दों के हिसाब से क्लियरली समझना पड़ेगा। ये फिलॉसफी की बात नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक की बात है, लेकिन 3 मुद्दे यहाँ पर हमको क्लियर करना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं सेंसस की, तो ये रिजर्वेशन लेना ना लेना ये इंडिविजुअल व्यक्ति का चॉइस है। उसके लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी उसको अलग से प्रूव करने की है। लेकिन जब सेंसस में आपके द्वार पर जो प्रगणक आएगा वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं पूछने वाला है, वो आपको सिर्फ सवाल पूछेगा रिलीजन। आपको रिलीजन बताना है बौद्ध, जिसके ऊपर किसी का भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको रिलीजन बौद्ध बताने का है। उसके बाद जो सवाल जो उठ रहा है वो यहां पर उठ रहा है कि एससी लिखना कि नहीं लिखना। तो एससी लिखना तो बाबा साहब इसके ऊपर एक भूमिका रखते हैं, जो हमारे डंबारे साहब जो भूमिका रख रहे हैं 1956 के 15 अक्टूबर के भाषण के ऊपर से रख रहे हैं। लेकिन हम जब कन्वर्शन कर रहे हैं तो कन्वर्शन की भूमिका बाबा साहेब मुक्ति कोण पते में बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं कि हम लोगों को कन्वर्शन सिर्फ स्पिरिचुअल गेन के लिए नहीं करना है। तो मटेरियलिस्टिक गेन जो है वो पार्ट है कन्वर्शन का। सो जब हम मटेरियलिस्टिक गेन की बात करते हैं तो हमको रिजर्वेशन की बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में जब हम मटेरियलिस्टिक गेन की बात कर रहे हैं तो हमको यह बात भूलनी नहीं पड़ेगी कि हमारे बौद्ध होने से क्या हमारे समाज के ऊपर एट्रोसिटीज बंद हो गई? क्या हमारे समाज को रिजर्वेशन की जरूरत खत्म हो गई? हमने कोई ऐसी यंत्रणा खड़ी की है क्या कि जिसके ऊपर से हम आज ये कह सके कि नहीं, आज हमारे समाज को नौकरियां देने के लिए हमारे पास इतने दवाखाने हैं, इतने स्कूल है, इतने उद्योग धंधे हैं, तो हमारा समाज अब रिजर्वेशन नहीं लेगा? क्या हमारे समाज के पास ऐसी कोई प्रशासकीय यंत्रणा है कि उसके ऊपर से हम ये बोल पाए कि नहीं, हमारे समाज में एट्रोसिटीज होती है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे पास हमको ये कायदे की जरूरत नहीं है, एससी के अंदर क्लेम करने की जरूरत नहीं है, हम एज ए बुद्धिस्ट उनको न्याय दिला सकते हैं? तो इसका जवाब तो नहीं है ना। तो हमको मटेरियलिस्टिक बातों को ध्यान में रखकर बोलना पड़ेगा कि हम लोग नहीं चाहते। क्या आप ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बुद्धिस्ट हो जाते हैं या फिर जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वो अपने कास्ट वाले शेड्यूल से बाहर हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बात क्लियर हमको रखनी है कि रिलीजन जो है आपको बौद्ध ही बोलना पड़ेगा, लेकिन आपके बौद्ध होने के बाद भी आपके ऊपर की एट्रोसिटीज खत्म नहीं हुई है, आपको रिजर्वेशन की जरूरत खत्म नहीं हुई है, और आप कहीं ना कहीं 1956 के पहले ही सही, चलो यहां से भी एग्री कर लेंगे कि 1956 के पहले ही सही हम लोग महार थे ना। तो आपको वो महार रहने के कारण आपको बेनिफिट एससी के अंदर मिला ना। तो आपको जो बेनिफिट तब मिला, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि आज हमको वो बेनिफिट की जरूरत नहीं है? तो आप जब एससी बोलेंगे, एससी लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए, और जब एससी बोलेंगे तो आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन आपके स्टेट के अंदर में राष्ट्रपति ऑर्डर से जो कैटेगरी, जो कास्ट वो एससी ऑर्डर में मेंशन की गई है, वो कास्ट को आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर नहीं लिखा तो आपकी गणना कैसे होगी? आपकी रिलीजन में गणना होगी, लेकिन चूंकि आपने एससी के बाद आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए आपका जो हेड काउंट है वो एससी में नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमारी एससी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का आंकड़ा होगा कम। अभी मैं एक सिंपल से उदाहरण से आपको समझाऊंगा, 1 ही मिनट लूंगा। ऐसा पकड़िए कि हमारी पॉपुलेशन है 1000, उसमें एससीओ की पॉपुलेशन है 15%, इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन होगी 150। अभी 150 में से 100 लोग का गवर्नमेंट ने एक ऐड निकाला, तो बाय डिफॉल्ट 15% की रिजर्वेशन के हिसाब से हमको 15 जगह आरक्षित रहेगी। अभी इस प्रचार से जो डंबारे साहब या फिर और कोई लोग कर रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए कि 30 लोगों ने जो है
वो आपकी शेड्यूल कास्ट मेंशन नहीं किया सेंसस में। तो अभी पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन ये हो गई कि आपकी जगह जो थी 15, वो क्यों थी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन थी 150। अभी आपकी 1000 में पॉपुलेशन कितनी बची है, आपकी पॉपुलेशन बची है 120। तो बाय डिफॉल्ट, बाय द नेचर ऑफ लॉ, आपको जो रिजर्वेशन का जो परसेंट है वो 15 से 12 तक ही आएगा, वो 15 के ऊपर तो जा नहीं सकता। लेकिन चूंकि आपने पॉपुलेशन ही एससी की कम कर दी है, तो आपका आंकड़ा भी कम होगा उस लिहाज से। डम्भारे साहब के पास में आएंगे, वक्त जरा कम है। डम्भारे साहब, एक बात बताइए कि आप प्रशांत जी की भूमिका से सहमत हैं? ना, ऐसे कैसे होगा। देखो बाबा साहब जैसे इतने बड़े इंसान के ऊपर, वहाँ पर भी ओबीसी लोगों ने, हमारे लोगों ने, अगर हम लोग धर्मांतर करते हैं तो हमारे रिजर्वेशन जाएंगे, और ये बहुत बड़ा बवाल मचा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करके रखा था। और इन लोगों का जो है कैटेगरी रहने से जो है हमारे जो आंकड़े हैं वो बचे रहे, यही सब बातें चल रहे हैं। मैं रिजर्वेशन की विरोधी है ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन हम दूसरे स्टाइल से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये आर पार की लड़ाई की बात है। तो उस टाइम के जो बाबा साहब ने जिस बात को धिक्कारा कि ये मत लो, ये मत करो, तो इसी में वो लोग जा रहे हैं। स्टेटमेंट बता देता हूँ बाबा साहब का उसी रोज का। अब मैं ज़्यादा उसी रोज का स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पिछले वाला भी स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। आपकी बात को वैसे तो हम समझ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि किसी ने अगर अपना धर्म बौद्ध लिख दिया और उसने अपनी जाति के कॉलम में अपनी पुरातन जाति लिख दी जो शेड्यूल कास्ट की है, तो वो अपमानित जीवन जी रहा है, उसके पास में स्वाभिमान नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? ये मामला जो है बेसिकली इंटरप्रिटेशन, कनोटेशन का एंड प्रिंसिपल का है, जिसकी वजह से, और ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला 2-2.5 हजार साल से जो है बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म का है। जब बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म का है तो फिर भैया हमको जो कैटेगरी एंड जो इसके ऊपर जो है वो मामले नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन नाम की कोई चीज है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला तो था। आप किस चीज को 56 में बाबा साहब ने मानते संविधान हैं? बनाया क्या? 56 में बाबा साहब ने संविधान बनाया क्या? और ये जो शेड्यूल कास्ट का बोल रहे हैं ना, बाबा साहब को इसका विरोध था, वो था डिप्रेस क्लासेस। बाबा साहब के इंस्टीट्यूट का नाम था डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट। तो डिप्रेस क्लासेस अगर आ गया रहता, वो हमने अभी तक कैरी फॉरवर्ड किया रहता ना, नो प्रॉब्लम। मतलब बाबा साहब उस टाइम में, हटन के टाइम में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में ये सब बातें बोल रहे थे। और बहुत सी बातें जो बाबा साहब ने बोलने के बाद 1935 इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसमें नहीं आई। मतलब बाबा साहब की बहुत सी बातें आई, लेकिन बहुत सी जो अच्छी बातें जो है वो उन लोगों ने बाईपास किया। अभी अगर इस वक्त आपका एक कमेंट लेना चाहें कि भाई जनगणना में इस वक्त जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, तो वो क्या सुने और क्या समझे? मैं अपनी बात नहीं बताता हूँ, इन दो और हम दोनों की छोड़ दो। हाँ। मैं बताता हूँ बाबा साहब का स्टेटमेंट मराठी में। कोणत्याही गोष्टीपेक्षा आपल्या समाजाचे ऐक्य ही कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट आहे। या राखीव जागा गौण आहेत। क्या बोलते बाबा साहब? फिर से रिपीट करता हूं मैं। कोणत्याही गोष्टीपेक्षा आपल्या समाजाचे ऐक्य ही कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट आहे। या राखीव जागा गौण आहेत। फिर से पीछे का वाक्य, माझ्या पोतड़ी सर्व काही, मतलब हम मेजॉरिटी बनना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाना है। और एक अगर मान और पोतड़ी में है कि 20% ये पॉपुलेशन अगर हमारी एसी लोगों की है तो 2 साल अगर जिया तो 5 करोड़ बौद्ध दिखा दूंगा। और बाद में धर्मांतर धम्मदिशा का सपाटा जो यूपी में भी बाबा साहब ने जो है करने वाले थे। अरे भारत बौद्ध मैच हो रहा था, डायरेक्ट सत्ता तुम्हारे हाथ में आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इनके हाथ में अभी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब के हाथ में चाह रहा था, काय को मांगने की इनको जरूरत पड़ रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम तो देने वाले बन रहे थे। चलिए इस बात को अभी भी देने वाले उमेश जी के पास लेते हैं। उमेश जी, इस चर्चा को हमें समेटना है, ये वक्त पूरा होता जा रहा है। आपसे अंतिम कमेंट लेना चाह रहा हूँ। आपकी भूमिका जो आपने बताने की कोशिश की, अगर इसे हम लोग बहुत संक्षेप में, बहुत सारांश में कहा जाए, जैसे डम्भारे जी कह रहे हैं कि हमने जो रिलीजन का कॉलम है उस कॉलम पे बुद्धिज्म लिख देना चाहिए, बुद्धिस्ट लिख देना चाहिए, बौद्ध लिख देना चाहिए, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत जी की भूमिका के साथ जब जुड़ते हैं तो वे कहते हैं कि जहां जाति का कॉलम आता है वहां शेड्यूल कास्ट की कास्ट जो है उस पर हमने टिक करने के बाद अपनी जाति का उल्लेख किया जाए। ये प्रशांत जी की भूमिका जाती है। उमेश जी की भूमिका क्या आती है? एक्चुअली जनगणना में जो इंडियन पॉपुलेशन इंडेक्स है, जो उसका जो फॉर्म है, उसका जो प्री टेस्ट, जो हाउस होल्डिंग प्री टेस्ट फॉर्म है, उसमें 7वां कॉलम है धर्म जी। उसके बाद क्या उसमें जातियों का कॉलम है? तो धर्म का कॉलम है नहीं, लेकिन उसमें जाति का कॉलम है। 8वां कॉलम है SC ST और अदर्स।
यानी देखो 7वां कॉलम में वहाँ स्पष्ट लिखा है कि एससी लिखने के बाद आपने मुस्लिम धर्म लिखा तो वहाँ काउंट नहीं होगा एससी। क्रिश्चियन धर्म लिखा तो कहा, वहाँ पे लिखा है कि हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख यही काउंट होंगे एससी के लिए। एससी लिखना है 8वें कॉलम में तो 1 को टिक मार्क करना है, एसटी लिखना है तो 2 पे टिक मार्क करना है और 3 पे टिक मार्क करना है ये। और एससी अपने लिखे तो आपको वो जो गणक रहेगा वो पूछेगा कि आपकी जात क्या है, तो उसको जाति का उल्लेख भी करना है। तो अपने जात बताए तो उसका वो लिस्ट में, उस स्टेट की लिस्ट में, जैसे महार है 37 नंबर, 37 नंबर लिखेगा। इसमें से एक भी, यानी आपने शेड्यूल कास्ट लिखा और जाति नहीं लिखी तो काउंटिंग नहीं होंगी। सिर्फ धर्म लिखा तो काउंटिंग नहीं, दूसरा धर्म लिखा तो काउंट नहीं। 3 धर्मों में से एक धर्म लिखना ही पड़ेगा, तो एक धर्म की काउंटिंग होती। अब क्या हुआ है 2011 में 13 लाख एससी की पॉपुलेशन कम हुई है बुद्ध धर्म लिखने से, एससी नहीं लिखने की। ये पूरे आंकड़े हैं मेरे पास जी। तो 13% जो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है उससे डायरेक्ट 9% आने वाला है। सिंपली बात देखिए, मेडिकल में पूरे भारत में 1,90,000 मेडिकल की जगह रहती है एमबीबीएस से दूसरे। महाराष्ट्र में 6,000 जगह है मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए। उसमें 13% की जगह 9% लोगों को एडमिशन मिलेंगे, यानी आपके कम से कम 500 लड़के हैं वो मेडिकल में प्रवेश में वंचित रहेंगे। 45 लाख नहीं दे सकते वो लोग, सीधी बात है। नौकरी 1 लाख नौकरी है, 13,000 एससी के लोगों में जो तीनों धर्मों के लोगों में जाना है, उसमें से 9,000, 4,000 हमारी यूथ वंचित है। हम बाबा साहब ने क्या बोला है, पीपल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है बाबा साहब, उसमें बुद्धिस्ट और शेड्यूल कास्ट शब्द समानार्थी लिखा है बाबा साहब ने कि बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए हमने इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, बता रहा। 7वें शब्द है शेड्यूल कास्ट, दोनों तो के लिए। आपको अगर इन शॉर्ट तो अगर ये हमने बाबा साहब की बात माननी चाहिए। शेड्यूल कास्ट बाबा साहब क्या बोलते कि माझ्या पोतडीत सवलत आहे, पोतडीत सवलत है, 15 अक्टूबर 1956 की भाषा महीने, उसमें उन्होंने बोले रहते कि मुझे बौद्ध का रिजर्वेशन चाहिए। उस प्रगणक के पास वो जो रजिस्टर लेकर आ रहा है जिसमें वो जनगणना कर रहा है, उसने सर्व सामान्य आदमी ने उसमें क्या लिखना चाहिए? धर्म लिखना चाहिए, शेड्यूल कास्ट और जाति लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भविष्य की लड़ाई है। 100 साल तक ऐसा होगा। 100 साल आपको लगता है कि इससे आइडियोलॉजिकल क्राइसिस आएगा? आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। और दूसरा अरेंजमेंट प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? एकदम स्पष्ट एक उदाहरण देता हूं मैं। 1950 में या 1947 में भारत की आजादी जो दी गई, स्पष्ट रूप से 2 कम्युनिटीज को दी गई, हिंदू मुस्लिम्स। उसके पहले हिंदू और मुस्लिम एकदम सेम लाइन पर थे, इस पर मेरे पैनलिस्ट भी एग्री करेंगे और इतिहास इस बात की गवाही देगा कि हिंदू और मुस्लिम सेम लाइन पर, सेम पोजीशन, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हर पोजीशन सेम। लेकिन 1950 में मुस्लिमों के जो सेफगार्ड्स गए, उसके बाद 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि मुस्लिमों की पोजीशन तो आज जो है एससी से भी नीचे है। तो सेफगार्ड का महत्व क्या है? ये सेफगार्ड का महत्व हमको इस उदाहरण से समझना पड़ेगा। हमको लड़ाई लड़नी है कि जहां हमको रिजर्वेशन मांगने की जरूरत ना हो, ये बिल्कुल सही भूमिका है। लेकिन आज करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन ये है कि हमारे पास पर्याय नहीं है। पर्याय न रहने के कारण हमारी इच्छा हो ना हो, लेकिन हमारे पास जो है वो बचाना होगा। पहले अपनी झोपड़ी बचानी होगी, उसके बाद महल बांधने की। जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे एक महत्वपूर्ण विषय पर कि जो धर्मांतरित बौद्ध है, जो 1956 के बाद बुद्धिज्म के सेगमेंट में आए, जो परंपरा से बौद्ध तो नहीं है लेकिन बुद्धिज्म को दीक्षा के बाद उसके चाल चलन को, उसके आचरण को, उसके चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसमें कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें ऐसी कि हर 10 साल में होने वाली जो जनगणना है और इस जनगणना में किस धर्म का उल्लेख किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसका कन्फ्यूज़न रहा है कि यदि धर्म का उल्लेख कर देते हैं तो फिर रिजर्वेशन पर प्रॉब्लम आता है। और इसी कन्फ्यूज़न के साथ ये 1956 के बाद का ये लगभग 6-6.5 दशकों का ये जो वक्त है, ये वक्त ऐसे ही बीत गया है। आज भी आप देखेंगे कि बौद्धों की जो पुरातन परंपरा रही है कि जहाँ 3 बुद्धिस्ट एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक चौथा मत उसमें उभर कर आता है और 3 मत तो पूरी तरह से कायम होते हैं। जब हम इन 3 बौद्ध कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 मत तो है, दो लोग एक दूसरे के साथ सहमत भी हो जाते हैं कि धर्म को भी लिखा जाए, जाति को भी लिखा जाए और जाति का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को भी टिक किया जाए। लेकिन एक कार्यकर्ता का मानना यह है कि इससे एक बौद्धिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, एक आइडियोलॉजिकल ऐसा क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा कि जिस आइडियोलॉजिकल क्राइसिस में हम लोग इतने वर्षों से स्ट्रगल करते रहे, शायद वहाँ से उभरने के लिए और भी वक्त लगे। लेकिन एक कार्यकर्ता का ये भी मानना है कि अभी इस वक्त में अगर झोपड़ी में एक तरफ आग लगी हुई है तो इस आग को यही बुझा दिया जाए, बाद में झोपड़ी को कैसे संवारना है इस बात पर सोचा जाए। आप भी सोचिएगा, क्योंकि आपकी भी ये जिम्मेदारी है। हर 10 साल में ये सवाल उठता है, बीच में 9 साल तक ये काम किस तरह चलता है, कैसा चलता है, इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं आप तक ये बात नहीं पहुंचा पाऊंगा। अगर आपके मन में भी इस विषय में कोई सवाल है तो ज़रूर आवाज़ इंडिया टीवी के मेल पर आप डालिएगा। इस सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी विद्वान अतिथियों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये मुद्दा सुलझाने की कोशिश करेंगे और सुलझी हुई स्थिति में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सब, उमेश जी, रवि जी और प्रशांत जी, आप हमारे साथ आए और इतने जिसको हम क्रिटिकल प्रॉब्लम कहते हैं, इस क्रिटिकल प्रॉब्लम पर आपने इतनी गहन चर्चा बड़े संक्षिप्त शब्दों में खोलने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। इस चर्चा में यहीं रुकते हैं, लेकिन प्रोग्राम आगे भी जारी है।